इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए हुआ था 2018 में। ये क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, वैसे मेरे पास 50 क्वेश्चन पेपर हैं, लेकिन 50 में से इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो रियल में आपको लगेगा जो इलेक्ट्रिशियन, शिफ्ट अटेंडेंट, एएलएम का जो अभी एग्जाम होना है सीईटी मेन के लिए, उसके लिए परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। एक कैप्सूल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के, आप क्वेश्चन का लेवल देख के, क्वेश्चंस को देख के आपको खुद उनका लेवल लगेगा कि रियल में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप और ये इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। ये ऑफिशियल पेपर है पीजीसीआईएल का। इसमें 120 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है जिसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 करेंगे एंड पार्ट 3 में रिमेनिंग 20 करेंगे एंड रिव्यू करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सेल। Hydrometer is used to test the specific gravity of cell. Which option represent the correct properties of a good insulator? Which option represent the correct properties of a good insulator? High dielectric strength and high resistance. High dielectric strength and high resistance. फेस सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेस सीक्वेंस। जो फेस सीक्वेंस इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है। भाई फेस सीक्वेंस इंडिकेटर तो आप जहां पर 3 फेस होंगे वहीं यूज करोगे ना, सिंगल फेस में तो फेस सीक्वेंस नहीं होगा। तो 3 फेस सप्लाई में फेस सीक्वेंस इंडिकेटर यूज किया जाता है। इंसुलेशन ऑफ एलटी केबल इज टेस्टेड एट द वोल्टेज ऑफ 1100 वोल्ट। 1100 वोल्ट पे टेस्ट किया जाता है इंसुलेशन ऑफ एलटी केबल का। Silicon, boron and germanium are which type of materials? Silicon, boron and germanium are which type of materials? Semiconductor। ये मटेरियल कैसे हैं? ये सेमी कंडक्टर हैं। ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इनका लेवल मतलब इलेक्ट्रिशियंस, एसए और एलएम के लिए बिल्कुल शूट करता है। ये क्वेश्चंस रियल में इलेक्ट्रिकल के कैप्सूल क्वेश्चन है। Kit Kat fuses are made of porcelain. Kit Kat fuses are made of porcelain. Which type of lamp is preferred for solar lamp? Which type of lamp is preferred for solar lamp? LED. परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज्ड फॉर सीलिंग एंड टेबल फैन। ये आप देखते भी होंगे रोज प्रैक्टिकल लाइफ में कि परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर है वो यूज्ड होती है सीलिंग एंड टेबल फैन में। The range of an ammeter may be extended by the use of a shunt in parallel। यदि आपको एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तब आप क्या करते हो? सपोज करो आपके पास ये एमीटर है, ये आपके पास एक एमीटर है। यदि आपको इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो आप एक शंट लगाते हो इसके पैरेलल में, है ना। तो आप एक शंट लगाते हो इन पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस का शंट लगाते हो। ये पैरेलल में, एमीटर के पैरेलल में लगता है, शंट इन पैरेलल, यदि हमें एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है तब। ठीक है। Which type of insulator is used on 132 kV ट्रांसमिशन लाइन? अब 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? डिस्क टाइप। बिकॉज क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ डिस्क को कम ज्यादा करके, हम चाहे 220 kV की लाइन के लिए इंसुलेटर डिजाइन करना हो या 400 kV की लाइन के लिए इंसुलेटर डिजाइन करना हो या 66 kV के लिए इंसुलेटर डिजाइन करना हो, तो उसमें हम डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फोर एक्सटेंशन, ये देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर फोर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज एम्पियर मीटर। एम मीटर के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा एंड वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज एम्पियर मीटर इन एम्पियर मीटर के पैरेलल में कनेक्टेड होगा एंड वोल्ट मीटर के सीरीज में कनेक्टेड होगा। मीन्स यदि आपके पास ये एक एमीटर है और आपको इसकी रेंज एक्सटेंड करनी है तो इसके तो पैरेलल में लगेगा रेजिस्टेंस। ओके। और यदि आपके पास एक वोल्ट मीटर है, ये है आपके पास एमीटर, और यदि आपके पास वोल्ट मीटर है ये,
तो इसके सीरीज में लगेगा रेजिस्टेंस, यदि आपको रेंज इसकी एक्सटेंड करनी है। ठीक है, मीन्स यदि आपके पास एमीटर है तो पैरेलल में लगेगा, और यदि आपके पास वोल्ट मीटर है तो सीरीज में लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज इन हाउ मेनी डायरेक्शन। आपको पता है यदि सीरीज में है, यदि आपके रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस 1 R1 R2 एंड R3, कितने भी रेजिस्टेंस हो तो करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसी को आप सीरीज में बोलते हो। R1 R2 एंड R3 या Rn, आप ऐसे नंबर ऑफ कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो करंट आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। इन सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज इन हाउ मेनी डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन व्हाट शुड बी द मैगर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब ये कह रहा है कि यदि कोई हम टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट के टाइम, तो उसमें मैगर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो मैगर की रीडिंग क्या होगी, जीरो। जीरो मीन्स जब कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है मीन्स आपकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, मीन्स आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ग्राउंड, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई सर्किट आपका क्लोज हो गया, उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो आपका यही मैगर रेजिस्टेंस इसमें शो करेगा। मैगर की जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी, मीन्स सर्किट आपका जब शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। यदि सर्किट आपका ओपन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यदि आपका सर्किट ओपन होगा तो रेजिस्टेंस उसमें इनफाइनाइट होगा उस टाइम। तो अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता है। अब जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आप मेजरमेंट के लिए यूज करते हो, चाहे वो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो चाहे वो करंट ट्रांसफॉर्मर हो। अब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आपका, जैसे सपोज करो आप 11 केवी के पैनल पे, 33 केवी के पैनल पे या 66 केवी के पैनल पे जो सीटी या पीटी यूज करते हो। पीटी आपका क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, मींस आपकी 11 केवी वोल्टेज को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है, 110 वोल्ट में। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुई, यहां पर कम हुई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। और ऐसे ही यदि क्वेश्चन आ जाए कि करंट ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, करंट ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि उसमें आप करंट की वैल्यू को कम करते हो। करंट की वैल्यू कब कम होगी, जब आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना, तो उसमें आपका जो आपकी सीटी होती है, सीटी कैसे लगती है आपकी, सपोज करो आपका, यदि ये तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का भी, नेक्स्ट में आपका करंट ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ जाए, ये आपका कंडक्टर जा रहा है, तो आपकी सीटी में नंबर ऑफ, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, मींस अब देखो यहाँ पर आप मान के चलो नंबर ऑफ टर्न्स 2 है सेकेंडरी में, प्राइमरी में डायरेक्ट कंडक्टर पास होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा हुए, तो ये क्या हो गया, सीटी के लिए, सीटी के लिए हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जब आपका, और ये क्लोज रहता है हमेशा, सिटी की सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं करते, सिटी की सेकेंडरी हमेशा ओपन रहती है थ्रू ए एमीटर या कोई भी जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम उसकी सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिटी का केस है। तो सिटी हमारा कैसा है, सिटी हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप अप किस केस में, सिर्फ हम स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलते हैं वोल्टेज के लिए, कि वोल्टेज को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वोल्टेज को बढ़ाएगा तभी करंट कम होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हम करते ही मेजरमेंट के लिए यूज हैं, जहां पर हमें मेजरमेंट करना हो और हम 11 केवी या 33 केवी और 66 केवी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं डिजाइन कर सकते जो डायरेक्ट उसमें हम वोल्टेज या करंट मेजर कर सके, तो इसलिए हम उसको स्टेप डाउन करके फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। Generally method of earthing is used in India, plate and pipe earthing. How is pole pitch calculated, how is pole pitch calculated, number of slots per number of poles. Sparking occurs when a load is switched off because the circuit has a high inductance. Sparking occurs when a load is switched off because the circuit has a high inductance. The speed control of a universal motor is achieved by, जो speed control of a universal motor is achieved by varying the field flux with tapped
field winding, varying the field flux with tapped field windings. Stepper motors are mostly used for control system applications. Stepper motors are mostly used for control system application. How many types of DC motor starters are there? How many types of DC motor starters are there? Three. तीन टाइप के डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं. First is 2 point starter, and second is 3 point starter, and third is 4 point starter. ये डीसी में तीन टाइप के स्टार्टर होते हैं: 2 point starter, 3 point starter and 4 point starter. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज. और एक डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में हम और बात कर लेते हैं. जो डीसी मोटर स्टार्टर होता है उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है बिहाइंड एवरी डीसी मोटर स्टार्टर के कुछ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द आर्मेचर वाइंडिंग ड्यूरिंग स्टार्टिंग. आर्मेचर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है स्टार्टिंग के दौरान. जो हमारे डीसी मोटर के तीन स्टार्टर हैं, 3 point स्टार्टर, 2 point स्टार्टर एंड 4 point स्टार्टर, जो स्टार्टिंग के टाइम आर्मेचर में रेजिस्टेंस को एक्शन रेजिस्टेंस कैसे ऐड करने हैं, तो इनका बेसिक कंसेप्ट यही होता है स्टार्टर का, डीसी मोटर स्टार्टर का. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. और आपको एल्यूमिनियम का भी याद रखना है. एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13. एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियडिकली रिवर्स. जो इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियडिकली रिवर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट आपका डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है पीरियडिकली, उसको बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट. तो ये आपको तो ध्यान रखना. क्वेश्चन कितने मतलब इनका लेवल देखो आप क्वेश्चंस का. इलेक्ट्रिशियन, शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. और यदि आपको ये क्वेश्चन पेपर रियल में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसका हम पार्ट 2 भी कल ही, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से 1 या 2 जुलाई को एग्जाम है, तो हमारे पास ज़्यादा दिन है नहीं, सिर्फ 7 डेज हैं. हम 7 डेज में मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल जिसमें इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उनको उनका सोल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे फुल. In a CRO with a sweep time of 10 millisecond across the screen, the approximate horizontal sawtooth frequency will be 100 hertz. 100 hertz. 100 hertz. ठीक है. A three-phase squirrel cage induction motor can be started with a three-phase squirrel cage induction motor. Squirrel cage induction motor can be started with direct online starter and star delta starter. बोथ. या तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को. इन द मूविंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हेयर स्प्रिंग इज मेड ऑफ phosphor bronze. phosphor bronze. The gas used in halogen lamp is halogen. The gas used in halogen lamp is halogen. और ये PGCIL का ऑफिशियल पेपर है जिसमें आप क्वेश्चंस का लेवल दे सकते हो. इसमें से इलेक्ट्रिकल के आप यदि एक क्वेश्चन करोगे ना तो 4-5 क्वेश्चन वैसे ही निकल जाते हैं क्वेश्चन में से. तो आप रियल में इसका लेवल देखो और क्वेश्चंस का परफेक्ट. इलेक्ट्रिशियन के लिए ना तो ये लेवल हाई है और ना ही लो है, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए. टू-वे स्विच आर यूज्ड इन. टू-वे स्विच आर यूज्ड इन स्टेयरकेस वायरिंग. स्टेयरकेस वायरिंग में हम टू-वे स्विच यूज करते हैं. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर फेरोमैग्नेटिक मेटल्स. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर फेरोमैग्नेटिक मेटल्स. ए ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी. हम ट्रांसफॉर्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब बोलेंगे? जब आयरन लॉस इक्वल टू होंगे कॉपर लॉस. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हमारे पास 2 kVA का या 25 kVA का या 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है जिसके आयरन लॉस हैं 150 वाट. आप मान के चलो 150 वाट, एक हम वैसे ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और कॉपर लॉस बोल दिया आपको 250 वाट. और फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इसके टोटल लॉस कितने होंगे. अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि 150 वाट और 250 वाट को सम कर देंगे, ऐसे मीन्स 400 वाट आंसर में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है. मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन है कि जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होंगे तभी होंगे.
अब आयरन लॉस जो आपके 150 वाट हैं ये तो फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। जो कॉपर लॉस है आपके ये वेरिएबल हैं, ये चेंज होते हैं, डिपेंड करते हैं लोड के ऊपर। ये है आपके कॉपर लॉस, ठीक है, ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो आपके यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोड यदि 150 वाट आयरन है, तो जब आपके आयरन 150 वाट आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस हो जाएंगे, मींस 150 वाट ही आपके कॉपर लॉस हो जाएंगे, तब आपका ट्रांसफॉर्मर एक्सपेक्टेशन का, तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो उस टाइम आपका कितना है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लॉस 300 वाट। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे 300 वाट आएंगे आपके। यदि उसमें बेसिकली क्वेश्चन में चाहे आपको स्टार्टिंग में ये दे दिया हो, तो यदि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पूछा है तो आपको आयरन लॉस के को लेके जाना है, क्योंकि कॉपर लॉस आपके वेरिएबल होते हैं, आयरन लॉस फिक्स होते हैं। The mass of material deposited over an electrode is the mass of material deposited over an electrode is proportional to the quantity of electricity and the electrochemical equivalent। ठीक है, जो मास होता है मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज, वो डिपेंड करता है आपका प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट। मीन्स चार्ज के ऊपर या इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। A poker is used to make pilot holes to fix wood screws। A poker is used to make pilot holes to fix wood screw। In the context of first aid, the full form of ABC system is airway, breathing, circulation। In the context of first aid, the full form of ABC system is airway, breathing, circulation। In three-phase induction motor, the double case rotor is used for। डबल केज रोटर हम क्यों यूज करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। और डबल केज मोटर को हम स्लिप रिंग मोटर भी बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। यदि आपके पास यहाँ पर स्लिप रिंग आ जाए तो सेम, डबल केज इंडक्शन मोटर हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो, दोनों का सेम मतलब है। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। द एफिशिएंसी ऑफ ए सेल कैन बी कंसीडर्ड इन, जो एफिशिएंसी होती है सेल की वो किस में कंसीडर की जाती है? एम्पियर आवर में, एएच में, एम्पियर आवर में। द मैग्नेटिक पोटेंशियल in a magnetic circuit can be measured in terms of, the magnetic potential in a magnetic circuit can be measured in terms of mmf, magneto-motive force, magneto-motive force। the power factor of a dc circuit is unity। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्या परफेक्ट क्वेश्चन है। मीन्स इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल के नहीं मिलेंगे। पावर ग्रिड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट इज यूनिटी। अब पावर फैक्टर क्या होता है? आपका पावर फैक्टर होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब डीसी में आपका क्या होता है? डीसी में आपका वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। वोल्टेज और करंट आपका सेम फेस में होता है, उनमें फेस डिफरेंस कुछ नहीं होता, ठीक है। जब आपका वोल्टेज और करंट सेम फेस में होंगे तो कोज का एंगल क्या होगा? जीरो। भाई वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, कोस जीरो। कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो क्या होता है? वन। तो कोस जीरो वन होगा, इसका मतलब क्या होगा डीसी में? यूनिटी। मीन्स कहीं बच्चे ऐसा ना कर दें पावर फैक्टर डीसी में कि होता है नहीं, जीरो ना कर दें इसको, ठीक है, ये गलत है। तो यूनिटी, ठीक है, तो यूनिटी ऐसे आएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन एंगल कितना है? जीरो। और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज यूनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वीडियो ज़्यादा लंबी ना खिंच जाए इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर, जो फिजिकल स्टेट होती है ऑफ द एटमोस्फियर की, सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोरोना। एक हमेशा ध्यान रखना, आप सपोज करो ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है। अब ये यही कह रहा है कि स्टेट ऑफ एटमोस्फियर मीन्स यदि आपका मॉइस्चर है एटमोस्फियर में, थोड़ा आपका बरसात का सीजन है या मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है ना, तो पहले पहले इसमें इसने ये बोला। फिर सरफेस स्टेट ऑफ कंडक्टर, सरफेस स्टेट कैसी है कंडक्टर की, एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दो। बट इन द एंड द लाइन, और वोल्टेज कितनी है? यदि आपकी यहाँ पर 11 केवी है और यदि यहाँ आपकी 66 केवी है और डिस्टेंस थोड़ी कम है, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कोरोना इफेक्ट। मीन्स यदि आपकी वोल्टेज ज्यादा हाई है और ये डिस्टेंस और कम है तो आपका कोरोना इफेक्ट
वहां पर ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसी को आप कोरोना इफेक्ट बोलते हो, है ना। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट होता है आपका जब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आपका एसी, वो कंडक्टर की आउटर मोस्ट सरफेस पे फ्लो होता है, आउटर मोस्ट सरफेस मीन्स वो यूनिवर्सल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सरफेस पे ज्यादा फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हम स्किन इफेक्ट। जिससे हमारा क्या होता है कि एरिया कम हो जाता है कंडक्टर का, मीन्स जो करंट जिसमें से फ्लो हो रहा है वो पूरे कंडक्टर में से फ्लो ना होके आउटर सरफेस से फ्लो करता है, तो एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लाइन का, जिससे लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस आपका एल, डायरेक्ट एल अपॉन ए इसके ऊपर करता है। अब आपका यदि एरिया कम हो गया, एरिया आपका क्यों कम हो गया, यहाँ पर आप इसको रो भी कर सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एल अपॉन ए। अब एरिया आपका कम कैसे हो गया? क्योंकि कंडक्टर आपका आउटर मोस्ट सरफेस पे फ्लो कर रहा है, आउटर मोस्ट सरफेस मीन्स बीच में फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्किन इफेक्ट। Which of the following material has a near zero temperature coefficient? Manganese. Which of the following material has a near zero temperature coefficient? Manganese. A eureka wire is used as variable resistance. A eureka wire is used as variable resistance. In induction motor, percentage slip is found in the range of 1 to 5%. In induction motor, percentage slip is found in the range of 1 से 5%। अब स्लिप आपकी होती क्या है? स्लिप होती है आपकी एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की जो इंडक्शन की स्पीड, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है एन एस माइनस एन आर और डिवाइड बाय एन एस, ये होती है आपकी स्लिप। और यदि आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको कैलकुलेट मीन्स ये रेंज आपकी हमेशा 1 to 5% के बीच में रहेगी, 1 to 5% के बीच में आपकी ये रहेगी, ये आपकी स्लिप होती है, ठीक है। द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज, सबको पता है रेड येलो एंड ब्लू, आर वाई भी होता है हमेशा। द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज रेड येलो एंड ब्लू। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट एम, ये कल भी आया था, फैराडेस का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, ये कल भी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट जिसमें हमने देखा था एम इज इक्वल टू था जेड और क्यू, ठीक है, जेड और क्यू। तो ये वही है, क्यू की वैल्यू यहां पर इन्होंने पुट कर दी आई टी, चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एम इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द बिलो रिलेशंस, एम इज इक्वल टू जेड आई टी, एम इज इक्वल टू जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई क्या है? एम्पियर, टी क्या है? टाइम। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज, अब जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मर को किस पे डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अब आपके जो इट्स ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, एक तो आपको होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकंड होता है आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपका ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस एक प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हो और सेकेंडरी में आपको प्राइमरी में दोगे और सेकेंडरी में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज मिल जाएगी। तो मींस आपकी इंडक्शन सेकेंडरी में होगी और उसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई कनेक्शन नहीं होता, इंडक्शन होता है। जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस पर काम करते हैं, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ, जो हीटिंग एलिमेंट है वो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के वो आपके बने होते हैं नाइक्रोम के। हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ नाइक्रोम। अब जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या बोलता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी कंडक्टर में वो क्या होगी? हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं जिससे रिलेटेड हैं, आई स्क्वायर आर एंड टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ नाइक्रोम। अब नाइक्रोम, अभी हीटिंग जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या कहता है कि एनर्जी
एनर्जी प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इक्वल होगी आई स्केयर आर टी। ठीक है, आई क्या है, करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और टी क्या है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाइक्रोम। अच्छा, दूसरी चीज हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हम नाइक्रोम को ही क्यों चूज करते हैं, क्यों सिलेक्ट करते हैं हमेशा एलिमेंट के लिए, हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो उसके तीन रीजंस हैं नाइक्रोम को सिलेक्ट करने के। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें से, आपको ये तीनों ऑप्शंस में दे देगा और उससे पूछेगा कि क्या क्या हीटिंग एलिमेंट्स की क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, नाइक्रोम का जो है वेरी लार्ज रेजिस्टेंस होता है। सेकंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, फर्स्ट इज लार्ज रेजिस्टेंस, सेकंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि भाई आप इसको जितना भी टेम्परेचर दोगे उसका जो कंडक्टर है वो पिघलता नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई टेम्परेचर पे भी इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली, हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, नाइक्रोम। विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ, सीआरओ की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इन सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, यदि टोटल रेजिस्टेंस 100 है तो द फर्स्ट टू रेजिस्टेंस आर, अब जो दो रेजिस्टेंस है, एक की 30 है और दूसरे की 50 है ओम है, तो फाइंड आउट द थर्ड रेजिस्टेंस। तो आपको ये तो सिंपल निकल जाएगा, आप इसमें से 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 80 इक्वल टू 20, तो आपका थर्ड रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम का होगा। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस आपके आपको सबको पता है कि सीरीज में 1 2 एंड 3 ऐसे होंगे, तो मीन्स एक आपका 50 का हो गया, एक 30 का हो गया और से थर्ड आपका 20 का हो गया। अब आपको हमेशा लेकिन निकालना ऐसे है, क्योंकि कई बार वैल्यूज ऐसे करेक्ट नहीं देगा वो। ठीक है, यहाँ तो सिंपल वैल्यू दे दी 50 मीन्स ऐसे जी, मतलब एक इंटर 50 30 20 आपको ऐसी मल्टीप्लिकेशन की आसानी से निकाल सकते हो, यदि पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए। फिर आप पता चले उसमें टाइम, मतलब टाइम बहुत मैटर करता है कंपटीशन एग्जाम में, कि आप कितना टाइम लोगे। यदि आप ऐसे सोल्यूशन करोगे तो बहुत ईजी से आप उसका थर्ड वैक की वैल्यू निकाल लोगे रजिस्टेंस की। ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, ट्रांसफॉर्मर हमेशा यूज किया जाता है किसकी वैल्यू चेंज करने के लिए, वोल्टेज की। फ्रिक्वेंसी सेम रहती है ट्रांसफॉर्मर में, पावर सेम रहती है, पावर फैक्टर डिपेंड करता है लोड के ऊपर, तो ये हमेशा ध्यान रखना आप, सिर्फ वोल्टेज या तो स्टेप अप होगी या स्टेप डाउन होगी। जब ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हो उसमें पावर आपकी, सपोज करो यदि आप मान के चलो कि आपका 60 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके प्राइमरी में भी 60 kVA होगी और सेकेंडरी में भी 60 kVA, मतलब आज की पावर नहीं बढ़ा या घटा सकते कि यहाँ 60 kVA दोगे तो यहाँ आप 70 ले सकते हो, नहीं, यहाँ आपकी ये सेम ही रहेगी। सिर्फ आप क्या करते हो, वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हो। यदि यहाँ आपकी वोल्टेज हाई है, यहाँ वोल्टेज को डाउन करोगे तो करंट उसी रेशो में बढ़ जाएगा, मीन्स ये 60 kVA आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, मीन्स V इंटू आई, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल लेते हैं हम, इक्वल टू V इंटू आई, है ना, V1 इंटू आई वन इज इक्वल टू V2 इंटू आई टू। ये प्राइमरी की पावर है और ये सेकेंडरी की पावर है। यदि यहाँ पर सपोज करो आपका 100 वोल्ट और 20 एम्पियर है, और अब आपका यहाँ आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2000 वाट, 2000 VA मान के चलो इसको। ठीक है, 2000 VA। अब आपको इधर क्या करना है कि वोल्टेज आपको सिर्फ 50 वोल्ट चाहिए। जैसे ही आपको 50 वोल्ट चाहिए तो उसी रेशो में आपका करंट बढ़ जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, 40, तो ये भी आपका कितना हो गया, 2000 VA। ठीक है, मीन्स आपकी पावर सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी आप चेंज नहीं कर सकते, पावर फैक्टर आपका लोड पर डिपेंड करता है। तो पावर ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर से आप क्या चेंज करते हो, सिर्फ वोल्टेज का लेवल चेंज करते हो, सिर्फ क्या करते हो,